हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यानी इसने जो विकास किया है उसका एक पुराना लंबा इतिहास चला आ रहा है। कौन कौन से तत्व उसमें शामिल हैं उसी के बारे में ये चैप्टर है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो इस चैप्टर में चूँकि ये बिहार बोर्ड की किताब है तो इसमें बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में भी चर्चा की गई है, साथ ही देश की भी। तो जीवन यापन यानी जिससे कि जो करके आदमी अपने जीवन को चलाता है। जीवन चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो कृषि करके व्यक्ति यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कृषि करते हैं और जो फसलें होती है उसको बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है, तो दूसरा। भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय से ये पता चलता है, प्रति व्यक्ति आय एक प्रकार का सूचक होता है, जिससे ये पता चलता है कि कौन देश कितना विकसित है, अर्धविकसित है, कितनी वह प्रगति कर रहा है, वहाँ के लोगों की रहने की स्टैंडर्ड कैसी है। तो भारत का प्रति व्यक्ति आय अच्छा नहीं है, लेकिन इसका पड़ोसी देश श्रीलंका, इसका प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छा है और भारत से ये आगे है। जबकि आप इतिहास इसका देखें तो श्रीलंका बहुत ही छोटा देश है, लेकिन फिर भी इसने बहुत प्रगति की है। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों, योजना आयोग में क्या किया जाता है, आगामी 5 सालों के लिए देश में विभिन्न जो संसाधन है उसका प्रयोग हम कैसे विकास के लिए कर सकते हैं, तो यही योजना आयोग में डील किया जाता है। अभी तक तो बहुत सारी प्रथम पंचवर्षीय योजना, कई सारी योजनाएं निकल चुकी है। योजना आयोग का नाम अब बदल के नीति आयोग कर दिया। पहले ये प्लानिंग कमीशन था, लेकिन अब इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है। तो देखिए दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं कि जिस देश में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, निजी व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के हाथ में सारे संसाधन रहती है और उस हिसाब से वो देश की प्रगति में, विकास में कैसे योगदान दें वो डिसाइड करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कुछ सामाजिक वर्गों के हाथ में ये होती है और इनका मुख्य उद्देश्य होता क्या है, जिन लोगों के हाथ में ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज कल्याण करें। लेकिन अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ के संसाधन का कुछ पार्ट सरकार के हाथ में भी है और कुछ पार्ट निजी व्यक्तियों के हाथ में भी है। दोनों मिलकर इसका बताते हैं और कुछ योजना तैयार करते हैं कि देश में कैसे आर्थिक विकास होगा। इनमें से कौन देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो ये हो जाएगा रूस। सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो सभी वर्गों से। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है, तो अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट कुजनेट ने कहा है। क्यों है ये कैंसर रोग की तरह गरीबी, क्योंकि एक बार हो जाने के बाद देखिए लोग इलाज तो करवा ही नहीं पाते हैं और उसके, क्योंकि कैंसर करता क्या है, आप अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो कैंसर सेल जो है वो डिवाइड करने लगता है। एबनॉर्मल सेल होता है, वो कोई नॉर्मल सेल नहीं होता है। ऑटोमेटिकली वो बॉडी में जो वो सेल डेवलप करता है तो बहुत जल्दी वो डिवाइड करने लगता है। डॉक्टर क्या करते हैं, अगर उसे सर्जिकल करना पड़े तो उस पार्ट को ही हटा देते हैं, क्योंकि सेल जो है डिवाइड करना एबनॉर्मली सेल डिवाइड करता है। गरीबी की बिल्कुल वही स्थिति है। गरीबी की चपेट में लोग फंसते ही जाते हैं, निकल नहीं पाते, निकलने की कोशिश करते हैं तो और फंस जाते हैं। इसलिए किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्रक कहा जाता है, तो अगर आप इसमें क्षेत्रक की बात करें तो 3 क्षेत्रक होते हैं, प्रथम, द्वितीय, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में हो जाता है उद्योग। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 2007 से 2012 ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, यानी टाइम पीरियड। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्रक भी कहा जाता है, तो कृषि इज ऑल्सो नोन एज प्राथमिक सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। देखिए, आज़ादी से 3 साल पहले की 3 साल के बाद ही इसका गठन किया गया था, क्योंकि आर्थिक विकास की ज़रूरत देश में महसूस करने लग गई थी। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है यानी नेशनल इनकम, वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश कहलाता है विकसित यानी डेवलप कंट्री। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो भारत एक डेवलप कंट्री नहीं है, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। ये विकासशील देश की श्रेणी में गिना जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ये है बिहार। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण बिहार अभी भी पिछड़ा राज्य है, और बहुत सारे चेंजेज की आवश्यकता है जो कि आपके पुस्तक में दी गई है, जिसको कि फॉलो करके इसे बिहार को पिछड़ा राज्य की श्रेणी में से निकाला जा सकता है। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो SEBI। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये है बिहार। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो जनवरी 2015 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन सा है? तो ये है भारत। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 8। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है किससे? तो प्राकृतिक संसाधन से भी। कोई भी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? तो उस देश में प्राकृतिक संसाधन का होना ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्स की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ह्यूमन अपने आप में भी एक रिसोर्स है। भौतिक संसाधनों से फिजिकल फैक्टर्स भी होने चाहिए, फिजिकल रिसोर्सेस भी होने चाहिए, इनमें से सभी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो ये होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। कोई व्यक्ति है, कोई ताकतवर व्यक्ति है, उसके हाथ में संसाधन को कैसे यूज किया जाए वो सारे पावर्स रहती है, या फिर कोई संस्था रहती है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 50 में ये संस्था योजना आयोग इस्टेब्लिश्ड हुआ था, और इस योजना का कार्यकाल 51 से 56 होगा। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? तो यातायात एवं संचार। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं यानी इकोनॉमिकल वर्क। कोई भी व्यक्ति कोई काम इकोनॉमिकल क्यों करता है? इकोनॉमी की बात जब आए दोस्तों, तो आप समझ जाइएगा कि बात पैसे की हो रही है। तो जीविकोपार्जन के लिए यानी जीविका चलाने के लिए, खाने पीने के लिए, अपना जीवन को यापन करने के लिए। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये प्राइमरी सेक्टर है। इस क्षेत्र में पशुपालन और मत्स्य यानी मछली पालन होता है। निम्नांकित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सभी। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो उसके प्रति व्यक्ति आय से, कि उस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है। साक्षरता दर से यानी लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है? तो इनमें से सभी से। अर्धविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग किसमें संलग्न रहता है? तो प्राथमिक देश में, प्राथमिक क्षेत्र में यानी प्राइमरी सेक्टर में ही लोग लगे रहते हैं। निम्न में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो विशेषता हो जाएगी निजी क्षेत्र, क्योंकि इसमें निजी क्षेत्रों का भी हाथ रहता है और सार्वजनिक क्षेत्रों का भी हाथ रहता है, ए और बी दोनों। फॉर एग्जाम्पल भारत। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो तीव्र आर्थिक विकास, यानी आर्थिक विकास जो है जल्दी होना चाहिए। उत्पादक रोजगार सृजन यानी रोजगार के अवसर प्रदान करने हैं। निर्धनता निवारण, देश में गरीबी जो है बहुत ज़्यादा है, इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। कंट्रोल करने के मेथड जो हैं वो लागू नहीं किए जा रहे हैं। कृषि पर अत्यधिक जनभार है। बाढ़ और सूखा यहाँ पे होते ही रहते हैं। तो ये सभी। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या होता है? तो वो होता है प्रति व्यक्ति आय। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो ये हो जाएगा कृषि, पशुपालन, खनन सभी। निम्न में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है।
विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में। आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है? तो दीर्घकाल से। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो सामाजिक संस्थाएं। देश की जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या क्या है? तो जीवन प्रत्याशा, मौलिक साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, ये सभी। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? तो नीति आयोग योजना आयोग को भंग करके बना था। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो परिमाणात्मक परिवर्तन से भी और गुणात्मक परिवर्तन से भी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है? तो लोक कल्याण पे, सामाजिक कल्याण पे दिया जाता है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे, क्योंकि ये इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त यानी फाइनेंस। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो डेयरी विकास। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है? सामाजिक कल्याण। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक वृद्धि का। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ब्रटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो सतत विकास से। सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि जब रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा तो ये आवश्यकता महसूस हुई कि कुछ ऐसे रिसोर्स को भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए जो रिसोर्सेज हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी काम में आ सके। तो इसके लिए ब्रटलैंड आयोग बना था। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। निम्न में से गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन है? तो ये है शिक्षा। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।